प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। चैनल की तरफ से आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी इत्यादि की क्लासेस बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसके लिए मिनिमम शुल्क आपका 99 है और मैक्सिमम शुल्क आपका 999 रखा गया है। आपकी जो इच्छा हो वह पे करके आप जुड़ सकते हैं। यह स्कीम आपके सिर्फ और सिर्फ 10 जून तक अवेलेबल है। 10 जून के बाद बैच की जो फीस है वो आपको पूरी पेड करनी पड़ेगी, जिसकी फ़ीस है 1999 रुपये आपको पूरा देना पड़ेगा। अतः हम फिर आपसे कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी चैनल के इस नंबर पे जाकर के व्हाट्सअप करें और पूरी प्रोसेस को जान करके आप हमारे नोट्स के लिए, क्लास के लिए सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। आज की जो हमारी टॉपिक है, आज हम लोग विनर बैच में दूसरी टॉपिक करने चल रहे हैं और इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, एलटी के लिए सिस्टमेटिक्स पढ़ेंगे। इसमें आइडेंटिफिकेशन, नामनक्लेचर, ठीक है, बाइनामियल नामनक्लेचर, ट्राइनामियल नामनक्लेचर, ड्रॉबैक ऑफ बाइनामियल नामनक्लेचर, फिर ट्राइनामियल नामनक्लेचर, उसके ड्रॉबैक हेरेडिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और साथ में लगे हुए कुछ प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इतनी टॉपिक आपकी यहाँ पे इंक्लूडेड है, इतनी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यह आपके सिलेबस से मैच नहीं करता, लेकिन सिलेबस में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, चूँकि स्टार्टिंग आपकी यहीं से होती है। कई बार जैसे हम न्यूमेरिकल पढ़ने चलते हैं तो हम मैथ का टेबल नहीं पढ़ते, वहाँ टेबल कोर्स में नहीं दिया जाता, लेकिन डिवीजन जब हम करने चलते हैं तो हमें टेबल याद होना ज़रूरी है। उसी प्रकार से सिस्टमेटिक्स है, यहाँ पे ये चीज़ें आपको काम देंगी, ठीक है। चलिए सिस्टमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक्स का मतलब ये होता है क्रमबद्ध। इसकी हिंदी अगर बात करें तो क्रमबद्ध, आपकी मीनिंग अपने आप निकल गई। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्पीसीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी वस्तु को हमें एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में करना ही क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक्स कहलाता है। लेकिन चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम थिंग्स इत्यादि चीज़ों को हटा देंगे और यहाँ पे कहेंगे कि सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमेटिक पैटर्न पे अरेंज करना, या अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द सिस्टमेटिक मैनर इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। एक शब्द में कहना हो तो यहाँ पे आ जाइए। देखिए इसके बारे में डिटेल में आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे उतने ही लिखे हैं जितने से हम चीज़ों को कनेक्ट कर सकें, चूँकि कोर्स में ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कहाँ से लिया गया, लैटिन वर्ड से, और सिस्टमा से मतलब क्रम व्यवस्था से लिया गया है। विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक रूप से हमें अरेंज करना है। ऑर्गेनिज्म में कल हमने आपसे बताया था कि ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। जिनके पास सेल होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। वायरस को भी ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन वायरस नॉन सेलुलर होता है, उसमें सेल नहीं पाई जाती, लेकिन रिप्लिकेशन की क्षमता उसमें पाई जाती है, रिप्रोडक्शन करता है, वो अपनी बॉडी को डबल करता है, तो इसलिए उसमें रिप्लिकेशन क्षमता पाई जाती है, तो उसको भी हम लोग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड कर देते हैं। कल ही हमने आपसे बताया था कि ऑर्गेनिज्म को जो है आपने अलग अलग 5 RH विटेकर के द्वारा 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो इस समय एक्सेप्टेबल है, उसमें आपने क्या किया कि डिवाइड कर दिया था। पहले किंगडम को हमने कल भी आपसे बताया था मोनेरा कहते हैं, दूसरे को प्रोटिस्टा, तीसरे को क्या कहा जाता है, तो थर्ड नंबर पे जो आता है उसे कहते हैं फंजाई, फोर्थ नंबर पे आपका आता है जो है प्लांटी, एंड फिफ्थ नंबर इंक्लूडेड टू द एनिमल किंगडम। तो ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना है इन्हें, ताकि हम इनकी मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और साइटोलॉजी के बारे में स्टडी कर सकें और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेबल चीज़ों को अडाप्ट कर सकें कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं या फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो इसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। लीनियस ने देखिए अलग अलग, अब वहाँ पे बुक में पढ़ेंगे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किया था। उपनिषदों में कुछ लिखा गया है, वेदों में कुछ लिखा गया है, एरिस्टोटल ने कुछ लिखा है, और उसके बाद हम लोग लीनियस के काल से आते हैं और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उन सब चीज़ों को हमने छोड़ दिया है और उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने का कोई बहुत मतलब नहीं निकलता, चूँकि हमारे कोर्स में है नहीं। कोर्स में खुद ही बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, तो बेफालतू की चीज़ें पर ज़्यादा फोकस करने का कोई बहुत मतलब नहीं। जो चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उस पर फोकस करके चलते हैं। लीनियस यूज सिस्टमेटिक सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज बुक, जो
लीनियस हैं, इन्होंने अपने बुक का नाम रखा सिस्टमा नेचुरी। ये बुक किसकी है? लीनियस की बुक है सिस्टमा नेचुरी। ही क्वाइंड द टर्म सिस्टमैटिक्स इन, और इन्होंने टर्म सिस्टमैटिक्स दिया कब? 1751 में। यानी सिस्टमैटिक टर्म अगर पूछा जाए कि टर्म सिस्टमैटिक वाज गिवन बाय, तो आप किसके पास जाएंगे? लीनियस के पास। और लीनियस की बुक का नाम अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ, अब यहाँ से देखिए, सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पीसीज, जो स्पीसीज की यूनिक प्रॉपर्टी को देखे, एंड ग्रुप ऑफ रिकोगनाइज डिस्क्राइब नेम एंड अरेंज द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। कह रहा विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले जीवों में, जो यहाँ पे डाइवर्स है, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों में पाए जाने वाले जो ग्रुप हैं, उनका जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना, डिस्क्राइब करना, उनके बारे में विवरण देना और उनके नेम को पता करना, और ये सभी प्रॉपर्टी किसके बिहाफ पे हों, यानी ये सभी लक्षण उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी एक विशेष कैरेक्टर के बेसिस पे किया जाए। आपको एक बात बता दूं, आपने देखा होगा कि पूरे यूनिवर्स में हजारों प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, हजारों क्या करोड़ों हैं, ठीक है। तो इन प्राणियों में आपसे सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग होंगे और भी आपके इष्ट मित्र इत्यादि बहुत सारे ह्यूमन बीइंग को आप जानते होंगे। सभी ह्यूमन बीइंग 99.99% तक सिमिलर होते हैं। 0.01% जो कैरेक्टर होता है, 0.01% वही उसे एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है या दूसरे ह्यूमन बीइंग से अलग करता है, यानी डाइवर्सिटी पाई जाती। तो जो यूनिक प्रॉपर्टी होगी किसी स्पीसीज की, अच्छा स्पीसीज में ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज है, मंकी एक स्पीसीज है, काऊ एक स्पीसीज है, गोट एक स्पीसीज है, वहीं पे ये स्पीसीज हैं। तो स्पीसीज के यूनिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और उनके नेमिंग अरेंजमेंट करेंगे, और किसके करेंगे? विभिन्न प्रकार के जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके बारे में। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। वर्ग की क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम जीवों के विशेष लक्षण को ध्यान में रखते हुए उनको पहचानना, उनका विवरण देना और उनके जो कैरेक्टर्स हैं उसके हिसाब से उनके अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक्स कहलाता है। इन 1961, अब 200 साल और आगे पढ़ेंगे और कहाँ आ जाएंगे? 1961 सिम्पसन नामक साइंटिस्ट हैं। सिम्पसन डिफाइंड सिस्टमैटिक्स एज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन्होंने कहा कि हम जो ऑर्गेनिज्म हैं, किसने? सिम्पसन ने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी हम डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की विभिन्नताओं की स्टडी हम किस पे करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कंपैरेटिव मतलब होता है तुलनात्मक, तुलना करके अध्ययन करेंगे। किसके बिहाफ पे? इवोल्यूशनरी, यानी उनका उद्भव कहाँ से हुआ, उनका विकास कहाँ से हुआ है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव एनाटॉमी। और किस पे बेसिस होगा? एनाटॉमी पे बेसिस होगा। और किस पे होगा? फिजियोलॉजी पे यानी कार्की पे। और किस पे? बायोकेमिस्ट्री पे तथा इकोलॉजी पे। सिम्पसन ने कहा कि ऑर्गेनिज्म के बीच में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उन विभिन्नताओं का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और अपना अध्ययन करने के लिए जो पॉइंट हम रखेंगे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी उनके विकास का काल रखेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी, उनके एनाटॉमी के अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उनकी फिजियोलॉजी का अध्ययन करेंगे, बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे और साथ में किसका अध्ययन करेंगे? इकोलॉजी का अध्ययन करेंगे। और ये बात किसने बताई थी? 1961 में ये बात बताई गई थी। किसके द्वारा? सिम्पसन के द्वारा। किसके द्वारा? सिम्पसन ने इस बात को बताया था। सिस्टमैटिक्स इंक्लूड इन द फॉलोइंग। सिस्टमैटिक्स में अलग अलग चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और टेक्सोनॉमी। इतनी चीज़ें सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत आती हैं। आप सभी मित्रों का स्टडी विद प्रदीप के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपको बता दें कि चैनल आपके लिए लगातार टीजीटी, पीजीटी, एलटी बायोलॉजी की क्लास को हम रन करा रहे हैं, जिसमें हमारा एक संकल्प बैच चल रहा है, एक विनर बैच चल रहा है। संकल्प बैच का भी नोट्स आपको दिया जा रहा है, हिंदी मीडियम में है। विनर बैच का नोट्स आपको दिया जा रहा है, वह इंग्लिश में है। इंग्लिश की क्लास आपकी ऐसे ही चलेगी अभी कुछ दिन तक, जब नोट्स हम एक सब्जेक्ट का यानी जूलॉजी का आपका हमारा लक्ष्य है कि हम जून लास्ट तक आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। हर टॉपिक को देंगे, जहां से इम्पॉर्टेंट होगा उन टॉपिक को आपको दिया जाएगा। और अभी
10 जून तक एक ऑफ़र चल रहा है। उस ऑफ़र के तहत अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 999 तक, यानी 99 से लेकर के 999 तक, 999 से 999 के बीच में आपकी जो इच्छा हो वह पेमेंट करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं। लेकिन 10 जून के बाद इसी की फ़ीस आपकी हो जाती है 1999, यानी 1999 आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तथा हम आपसे फिर चाहते हैं कि आप अवश्य सब्सक्रिप्शन 10 जून से पहले ले लें, अन्यथा ये व्यवस्था बनेगी कि हम आपको बाहर करें, ये ठीक भी नहीं है। तो आप जितना जल्दी हो सके ले सकते हैं और अपने इसका लाभ उठा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन पे आते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान करना। पहचान आप कैसे करते हैं? जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को आपने देखा, जब आप व्यक्ति को देखते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में आप आकलन करते हैं, किससे कि वह कैसा पहनावा किया है। आप आकलन कैसे करें? जैसे मान लो किसी ह्यूमन बीइंग को आपने देखा तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका उसके शरीर के ऊपर जाएगा कि उसकी शरीर कैसी, छोटा है, मोटा है, नाटा है, लंबा है, ठीक है, एक कैसा है, गोरा है, सांवला है, काला है, तो ये चीज़ें आप देखेंगे। अगर मान लो कि वो व्यक्ति है, फिर उसके बाद आप कहाँ से देखेंगे? उसके कपड़े को देखेंगे कि उसका ड्रेसिंग सेंस क्या है। अगर वो कपड़े जिस तरह से पहने होता ना, उस कपड़े को देख करके ही पता चल जाता कि यह व्यक्ति किस क्राइटेरिया का होगा। यानी आपका जो एक्सटर्नल बिहेवियर है वो आपको बता देता है कि आप इंटरनल में कैसे हैं, ठीक। तो वह कपड़े से आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से जीवों को जब हम आइडेंटिफाई करने चलेंगे तो उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले काम होगा कि उन्हें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सेलुलर लेवल पे हैं, टिश्यू लेवल पे हैं, आर्गन लेवल पे हैं या आर्गन सिस्टम लेवल पे हैं। अगर सेलुलर लेवल पे हैं तो क्या प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं। सेलुलर लेवल में भी किस तरह के हैं, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, टिश्यू ग्रेड पे देखेंगे टिश्यू ग्रेड में क्या मिल रहा है क्या नहीं है। इस तरह से हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि यह एनिमल है, प्लांट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, क्या है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो कह रहा है आइडेंटिफाई इज द एम्ड एज फाइंडिंग द करेक्ट नेम। जब हम उसकी आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम उसके करेक्ट नाम को भी पहचान सकते हैं, उसके सही नाम को आइडेंटिफाई पहचान सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा, मैंने उदाहरण बड़ा साधारण सा लिया, और उस व्यक्ति के कपड़े के पहनावे आपको पसंद नहीं आए। मान लेते हैं वह पुरुष है लेकिन उसने जो मेकअप लगा रखा है या जो ड्रेस पहन रखा है वो एक डांसर का है, तो आप वहाँ से समझ जाएंगे कि यह एक डांसर है। लेकिन वही व्यक्ति अगर डॉक्टर का कोट पहन करके आ गया है तो आप उसका आला वगैरह लगा करके अपनी डॉक्टर वाली बैग ले करके, तो आप देख करके समझ जाएंगे कि डॉक्टर है, भले वो कोई भी डिग्री उसके पास हो, डॉक्टर है। अगर वो कपड़ा एक पहना है काली कोट इत्यादि जो वकील का ड्रेस है, तो आप वहीं समझ जाएंगे कि वकील है। वही व्यक्ति अगर जो है क्या पहना हुआ है, पुलिस का यूनिफॉर्म पहना, तो आप समझ जाएंगे कि पुलिस है। कहने का अर्थ है कि जब हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके नेम को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, आज जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग मास्टर होंगे या मान लेते हैं शिक्षिका होंगी, मैडम होंगी, तो उन्हें ये कहा जाता है माँ साहब, ठीक है। माँ साहब मतलब मास्टर का भी आधा शब्द गायब कर दिया गया, तो वो चीज़ें आप जानते हैं। तो वही कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एम टू फाइंड द करेक्ट नेम। इससे हम उसके करेक्ट नेम को पहचान सकते हैं, एंड द प्रॉपर पोजीशन, और यह भी पहचान सकते हैं कि इसकी प्रॉपर पोजीशन क्या होनी चाहिए। ये सेलुलर लेवल में रखा जाएगा, टिश्यू लेवल में रखा जाएगा, आर्गन लेवल पे रखा जाएगा, या आर्गन सिस्टम लेवल पे रखा जाएगा, या ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। एक कब हम करेंगे? जब हम उस व्यक्ति को उसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। किसकी बात हो रही? ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ऑलरेडी स्टेबलाइज प्लान ऑफ द क्लासिफिकेशन। और जब उसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो उसके प्लान का क्लासिफिकेशन, यानी पहले से क्लासिफिकेशन की जो प्लान बनी हुई है कि प्रोकैरियोट को अलग रखा जाएगा, यूकैरियोट को अलग रखा जाएगा, तो उसके बिहाफ पे हम उसको उस क्लास में, उस ऑर्डर में, उस फाइलम में, उस जीनस में उसको ले जा करके एडजस्ट कर देंगे। मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे। आइडेंटिफाई किस पे करेंगे? आइडेंटिफाई इज डन बाय द एग्जामिन ऑफ द मॉर्फोलॉजी, यानी एक्सटर्नल फीचर। पहले आप आइडेंटिफाई किस पे कर रहे थे? एक्सटर्नल फीचर। मैंने कहा ना, जब व्यक्ति को आपने देखा तो व्यक्ति को आपने सबसे पहले क्या देखा कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या कलर कैसा है इसका, यही तो आइडेंटिफाई किया आपने। दूसरा क्या दिखे? जब कुछ देर बाद आपने देखा कि उसके ड्रेसिंग सेंस क्या है, फिर उसके बाद आप देखेंगे उसके बातचीत का तरीका क्या है,
पता चला गलती से इसने कहीं पुलिस का यूनिफॉर्म पहन तो नहीं लिया है, अंदर से फट्टू टाइप का है, इसकी हिम्मत ही नहीं है, मतलब खाली ये ड्रामा करने वाला पुलिस है, सच में पुलिस नहीं है, ये ड्रामा करने वाला वकील है, सच में वकील नहीं है। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहले तो उसकी मार्फोलॉजी देखेंगे, फिर उसके एनाटॉमी का। अब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, बायोलॉजी में आ जाते हैं। जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे सबसे पहले उसके हम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी देखेंगे, जिसे हम लोग एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कहते हैं। फिर एनाटॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, और फिर हम उसे पहचान जाएंगे कि यह व्यक्ति या यह जीव कौन सा है। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हमारा काम बनता है उसको वर्ग में एडजस्ट करें, यानी उसका क्लासिफिकेशन करें कि कहाँ जा सकता है। जैसे मान लो कि आपके घर पे मेहमान आ गए, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये तो पिताजी के फ्रेंड हैं, तो आप उन्हें कहाँ भेजेंगे? पिताजी के पास भेजेंगे। लेकिन पता चला कि मम्मी की फ्रेंड हैं तो उन्हें मम्मी के पास भेजेंगे। पता चला कि ये जो है काम करने वाले लेबर हैं तो उन्हें आप काम बताएंगे कहाँ से काम करना है। तो ये चीज़ें क्या हो गई कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आइडेंटिफाई करने के बाद उनका क्लासिफिकेशन करना आपका काम आ गया। क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एंड द हेरेडियल सीरीज ऑफ द ग्रुप ऑफ द बेसिस ऑफ द मार्फोलॉजी, इवोल्यूशनरी एंड रिलेशनशिप। किसके बेसिस पे रखेंगे? मार्फोलॉजी के बिहाफ पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बिहाफ पे। इन्हें क्या करेंगे? आप एडजस्ट कर देंगे कहाँ पे? जो एक हियरार्ची बनी हुई है उस हियरार्चियल सीरीज में उसे ले जा करके क्या करेंगे? आप एडजस्ट कर देंगे। किसके बिहाफ पे? मार्फोलॉजी उसकी कैसी है, ठीक है, उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, उस बिहाफ पे उसे क्लासिफिकेशन के उस वर्ग में आप रख देंगे। जैसे कि वह आने वाला पर्सन जैसा था उसे आपने उस व्यक्ति के पास भेज दिया, उसी तरह से क्लासिफिकेशन का जो पैटर्न बना है उस पैटर्न में इस ऑर्गेनिज्म को आप एडिट कर देते हैं। Different type of classification of organisms have been employed of the systematics from the earliest to the present time। कह रहा पहले से लेकर के आज तक के टाइम में विभिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशन बनाए गए हैं। दीज आर, उसमें से कुछ दिए गए हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। कितने पे? 3 तरह के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। आर्टिफिशियल जो बनाए गए हैं उसके बारे में, नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में, और किसमें? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। आपको क्या करेंगे? उसको चेक करेंगे किसमें ये सेट हो सकता है, उसके बिहाफ पे उस ऑर्गेनिज्म का आप क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन की कुछ गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को समझने का प्रयास करते हैं। मॉडर्न वर्कर्स यूज सेवरल प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया इन नेचुरल क्लासिफिकेशन। कह रहा जो प्राकृतिक चयन है या प्राकृतिक वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में क्या किया गया कि कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, जैसे कि दीज इंक्लूड मार्फोलॉजिकल एंड एक्सटर्नल फीचर। उसके अंतर्गत किसको देखा जाएगा? मार्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर को, कैरेक्टर को देखा जाएगा। एनाटॉमी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाएगा। साइटोलॉजी यानी सेल स्ट्रक्चर को देखा जाएगा। फिजियोलॉजी मतलब लाइफ प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक को देखे जाएंगे, जिसे कार्की कहते हैं आप। ऑन्टोजेनी और डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ इसको देखा जाएगा। फाइलोजेनी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी देखी जाएगी कि इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है। इवोल्यूशन ट्री में बताएंगे हम आपको कि सबका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। उसके बाद रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करता है, और अथवा मल्टीप्लिकेशन। इथियोलॉजी और बिहेवियर इसका पता करेंगे। इथियोलॉजी मतलब क्या होता है? बिहेवियर पता करेंगे। एंड बायोकेमिस्ट्री एंड केमिकल ऑफ द लाइफ, और इसके बायोकेमिस्ट्री के बारे में पता करेंगे। तब इसको जा करके किसी ग्रुप में हम एडजस्ट करते हैं। कितनी चीज़ें देखी जाती हैं? एक्सटर्नल मार्फोलॉजी देखी जाती है, इंटरनल मार्फोलॉजी देखी जाती है, साइटोलॉजी देखी जाती है, फिजियोलॉजी देखी जाती है, ऑन्टोजेनी देखी जाती है, फाइलोजेनी देखी जाती है, और उसके बाद रिप्रोडक्शन देखा जाता है, इसके बिहेवियर को देखे जाते हैं, और बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करने के बाद उस व्यक्ति या ऑर्गेनिज्म को आप क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन की गाइडलाइन में कहीं ना कहीं पे सेट कर देते हैं। अब बात आती है कि जब ये सब काम हो गए तो अब बात आती है कि उनकी नामिंग करना, कैसे उनकी नाम किए जाएंगे। नामकरण क्या है? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज द प्रेजेंट
साइंटिफिक मेथड ऑफ द नामिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एल्गा। कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके नामनक्लेचर का एक सिस्टमेटिक यानी साइंटिफिक पैटर्न बना है, और उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांटी हो, चाहे एनिमेलिया हो, इन ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे आप, नामनक्लेचर करेंगे यानी नाम करेंगे, और नाम लिखने के बाद उन्हें आगे की तरफ से सिचुएट कर देंगे। एडवांटेज आ जाते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, द कॉमन नेम है, अच्छा यहाँ पे कॉमन नेम छूट गया है, द कॉमन नेम हैव सम क्लियर एडवांटेज। कॉमन नेम एक ऑर्गेनिज्म का होता है कॉमन नेम, एक होता है उसका साइंटिफिक नेम। तो कॉमन नेम के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि इन लोकल लैंग्वेज जो कॉमन नेम होता है, साधारण नाम, किसी जीव का नाम लेकर के हम बुला रहे हैं, साधारण नाम रखते हैं। जैसे आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो कुछ कॉमन मिठाइयों के नाम आप जानते हैं, लेकिन वहाँ आप जाते हैं तो अनेक प्रकार की मिठाइयाँ लगी होती हैं। तो आप अपनी भाषा में कोई भी मिठाई लगी होती है तो उसको शीशे के बाहर से नाक करके बताते हैं, भैया ये वाली मिठाई दे दीजिए। तो जो दुकानदार है तो वो उसका कोई न कोई नाम रखा रहता है, तो कहता है अच्छा ये वाली मिठाई चाहिए। तो जो नाम होता है वो किस में रखा जाता है, लोकल लैंग्वेज में रखा जाता है, यानी जिस क्षेत्र में वो ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया जाता है। यूजुअली शॉर्ट, जैसे हम अपनी भाषा में किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखेंगे तो छोटा नाम रखेंगे, ठीक है। तीसरा, इजी टू लर्न। अब हमारी भाषा में नाम रखा जाएगा, मान लेते हैं अवधी में, भोजपुरी में, मिथिला में अगर नाम रखा जाएगा तो हम उसे आसानी से याद कर लेंगे, जबकि वही नाम जब इंग्लिश में होगा, लैटिन में होगा, फ्रेंच में होगा, जापानीज में होगा तो हमें याद करने में कठिनाई होगी, और उसे लिखने में भी कठिनाई होगी, बोलने में भी कठिनाई होगी। इजी टू लर्न, स्पीक एंड राइट, ये करने में हमें कठिनाई होती है। हम बात कर रहे हैं लोकल नामिंग की। उसके बाद इजी टू लर्न, स्पीक एंड राइट। अगला क्या होगा, फेमिलियर टू पीपल फ्रॉम द वेरी चाइल्ड। अच्छा, कह रहा सभी लोग उससे फेमिलियर रहेंगे, जितने भी लोग पाए जाएंगे तो सभी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले लोग जो पीपल होंगे वो इससे क्या होंगे, फेमिलियर होंगे, ताकि उसके नाम को आसानी से याद कर पाएंगे। इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक क्या है, इनसफिशियंसी, नाम की अधिकता हो जाएगी, ठीक है। नाम की क्या हो जाएगी, नाम की अधिकता हो जाएगी, लगातार बहुत सारे लोग एक ही तरह के नाम रख लेंगे तो उस तरह से उस ऑर्गेनिज्म के नाम की अधिकता हो जाएगी। मल्टीप्लिसिटी, वह क्या हो जाएगा, उसके मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नाम मिल जाएंगे। एम्बिग्यूटी, रिपीटिशन होने लगेगा। अनसाइंटिफिक बेसिस, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं रहेगा। मान लो हिंदी में कोई नाम है, इंग्लिश में कोई नाम है, उर्दू में कुछ है, जापान में कुछ है, फ्रेंच में कुछ है, स्पेलिंग, ठीक है। तो जितने अलग अलग नाम ऑर्गेनिज्म हैं उसके अलग अलग भाषा, अलग अलग नाम हो जाएंगे। उसी तरह से रॉन्ग इम्प्रेशन, उसका इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ेगा। और लास्ट में डिफरेंट मीनिंग, उसकी मीनिंग भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। अब इसे बचाने के लिए क्या किया जाएगा, उसे बचाने के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, साइंटिफिक नेम में आएंगे, और ऑर्गेनिज्म का क्या रखेंगे, साइंटिफिक नेम। सिस्टम्स ऑफ साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम के सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। पहला नाम रखा जाएगा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यानी द्वि नामकरण पद्धति के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। In view of the shortcoming of he common names, Carolus Linnaeus devised a system of scientific or technical name for the animal and plant। कह रहा है कैरोलस लिनियस ने एक सिस्टम दिया और टेक्निकल सिस्टम दिया जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के नाम को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। He explained his system in the 10th edition of his famous book Systema Naturae। उन्होंने इस सिस्टम को पब्लिश कब किया, अपने बुक में सिस्टमा नेचुरी में, और उसके किस एडिशन में, 10वें एडिशन में इसको पब्लिश किया गया, और वो पब्लिश कब होती है, 1758 में। द सिस्टम्स इज नोन एज बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसी पद्धति को या सिस्टम को क्या कहा गया, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहा गया। हिंदी में से कहते हैं द्वि नामकरण पद्धति कहा गया। मीनिंग ए सिस्टम्स ऑफ टू वर्ड्स नेम, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो नाम था वह दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना हुआ था, दो नामों से मिलकर के इसका नाम बना हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। द फर्स्ट वर्ड इंडिकेट्स द जीनस, पहला शब्द जो था वो किसको इंडिकेट करता था, जीनस को इंडिकेट करता था। टू विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग एंड इज कॉल्ड द जेनेरिक नेम, जिससे वह ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता था उसके जीनस को पहला नाम क्या करता था, इंडिकेट करता था। यही कारण था
कि पहले नाम को क्या नाम रखा गया, जेनेरिक नेम कहा गया। क्या कहा गया, जेनेरिक नेम। द सेकेंड वर्ड रिफर्स टू द स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज एंड इज नोन एज द स्पेसिफिक नेम। जो सेकेंड नाम रखा गया उसे स्पीसीज का नाम रखा गया और उसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक नेम कहते हैं। द जेनेरिक इज ऑलवेज प्लेस्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द स्पेसिफिक नेम। पहले जेनेरिक नाम लिखा जाता है और बाद में किसका नाम लिखा जाता है, स्पीसीज का नाम लिखा जाता है। ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, सर्टेन स्पीसीज आर डिविजिबल इनटू द स्मॉलर यूनिट। कह रहा कुछ और स्पीसीज थे, उनको क्या किया गया और छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ दिया गया, कॉल्ड वेराइटीज, जिसे आप वेराइटीज कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनर डिफरेंस, उसमें बहुत छोटा सा अंतर होता है। द नेम ऑफ द वेराइटी इज रिटन आफ्टर द स्पीसीज नेम। स्पीसीज नेम के बाद उस वेराइटी का नाम लिख दिया जाता। दस द नेम में बिकम ट्राइनॉमियल, इसी कारण उसका नाम क्या रख दिया गया, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि उसमें कितने पाए जाते हैं, 3 वर्ड पाए जाते हैं। कितने वर्ड होते हैं, 3 वर्ड्स नेम होते हैं। जैसे होमो सैपियंस यूरोपीज, अब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, यूरोप में पाए जाने वाले ह्यूमन के बारे में। होमो सैपियंस यूरोपीज, होमो क्या हो गया, जेनरिक नेम हो गया, सैपियंस क्या हो गए, सैपियंस जात का स्पीसीज का नाम हो गया, यूरोपीज क्या हो गए, वेराइटीज़ के नाम हो गए। इन द नेम ऑफ द मैन ऑफ द यूरोपियन रेस, कह रहा यूरोपीय जात जो जातियां हैं उनके नाम को हम लोग क्या किए, होमो सैपियंस यूरोपीज कहा जाता है। और इसमें तीनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, वो अथवा लैटिन वर्ड में लिखा जाता है। कोड ऑफ द बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, कोड क्या था, ICJN यानी इंटरनेशनल नेम ऑफ द जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ द बॉटनिकल, इंटरनेशनल कोड होगा ये, कोड ऑफ द बॉटनिकल, नेम नहीं होगा, इंटरनेशनल कोड होगा, कोड ऑफ द नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ द जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ द बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये नेम नहीं होगा यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा, PDF में भी गलत पहुँच जाएगा आपके पास, चूँकि PDF सेंड कर दिया गया है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ द जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ द बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। आगे आ जाते हैं, रूल ऑफ द साइंटिफिक नेम। रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन द इटैलिक्स। कह रहा जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, लैटिन वर्ड में अथवा इटैलिक्स में। ठीक है, लैटिन वर्ड होता है जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन द इटैलिक, जो उनकी जैसे आप कहते हैं ना हमारी भाषा हिंदी है लेकिन हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो लिपि कैसी है, इटैलिक्स है। दे आर लैटिनाइज्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इरिस्पेक्टिवली टू देयर ओरिजिन। कह रहा कि नाम कैसे होते हैं, लैटिनाइज्ड वर्ड में लिखे जाते हैं। अगर हम लैटिनाइज्ड वर्ड में नहीं लिख पाते हैं तो दोनों नाम के नीचे क्या करते हैं, हम अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं, अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। कहला पहला वर्ड जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, एंड सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक, और जो सेकेंड होता है वो किसको बताता है, स्पीसीज को बताता है। बोथ द वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड राइटिंग द सेपरेटली अंडरलाइन। कह रहा अगर हम हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो जीनस को अलग और स्पीसीज को अलग हम लोग क्या करते हैं, अंडर राइटिंग करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, आर प्रिंटिंग इन द इटैलिक, अथवा किस में लिखते हैं, इटैलिक लैंग्वेज में लिखते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्टेड एट द कैपिटल लेटर। जो जीनस का पहला लेटर लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, वाइल द स्पेसिफिक, और जो स्पेसिफिक नेम होता है यानी स्पीसीज का नाम होता है वह कहाँ से स्टार्ट होता है, वह स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है। इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड ऑफ द एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको ये चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, टेक्सोनॉमी पे। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द फार्मिंग ऑफ द लॉ ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिफाइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कह रहा है कि टेक्सोनॉमी क्या है, कि विज्ञान की वह शाखा है जो कि एक सिद्धांत बनाती, क्लासिफिकेशन का सिद्धांत बनाती है, और उस सिद्धांत किस पे डिपेंडेंट होता है, किस पे आधारित होता है,
तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित होता है। मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट कंसीडर identification, classification and nomenclature as the process that are basic to the taxonomy. मेजर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे देयर आर 7 मेजर कैटेगरीज, द मोस्ट इंक्लूसिव कैटेगरीज इन किंगडम अदर्स आर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ये 7 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। इन्हें याद करने का तरीका है की पोर्ट्स क्लीड आर फैमिली गेट सिक। कह रहा है कि आपको यहाँ से के से किंगडम हो जाएगा, पी से फाइलम हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, ओ से ऑर्डर हो जाएगा, एफ से फैमिली हो जाएगा, और जीनस के लिए जी से जीनस हो जाएगा, और सिक यानी जो यस है, यस से क्या हो जाता है, स्पीसीज हो जाता है। मोनोफाइलेंटिक एंड पॉलीफाइलेंटिक टेक्सा क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ए टेक्सान डेट इंक्लूड ए कॉमन एंसेस्टर स्पीसीज। कह रहा है ऐसे टेक्सान या ऐसी जातियां जो एक ही एंसेस्टर यानी पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं, एंड ऑल द स्पीसीज डिसेंडेड फ्रॉम इट्स कॉल्ड मोनोफाइलेंटिक टेक्सा आर क्लेड। कह रहा उन्हें मोनोफाइलेंटिक टेक्सा अथवा क्लेड कहा जाता है जिनके पूर्वज एक ही हैं और स्पीसीज आज डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोफाइलेंटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मेनी टेक्सा इज यूज्ड टुडे इंक्लूड ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम मेनी सोर्सेज बट नॉट देयर कॉमन एंसेस्टर। इफ एनी सच टेक्सा आर सेड टू बी पॉलीफाइलेंटिक। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। कह रहा मेनी टेक्सा इज यूज्ड टुडे इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम द मेनी सोर्स बट नॉट देयर कॉमन एंसेस्टर। कह रहा है बहुत सारे ऐसे टेक्सा हैं अलग अलग सोर्सों से उत्पन्न हुए हैं और एक साथ सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओरिजिन जो है एक ही एंसेस्टर से नहीं हुई है, अतः उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीफाइलेंटिक कहते हैं। ए पॉलीफाइलेंटिक टेक्सा इज आल्सो कॉल्ड ग्रेड। कह रहा है कि मोनोफाइलेंटिक को क्या कहते हैं, मोनोफाइलेंटिक को क्लेड कहते हैं, और जो पॉलीफाइलेंटिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। उसके बाद ऑब्लिगेट कैटेगरीज क्या कौन कौन से, द ऑब्लिगेट कैटेगरीज यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन आर। क्लासिफिकेशन की जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे दी गई, जैसे स्पीसीज। ए स्पीसीज द ग्रुप ऑफ एक्चुअली आर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन that are reproductively isolated from their such। कह रहा है कि ऐसी स्पीसीज उसे कहते हैं जब वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और फिर जो बच्चा पैदा हो उसमें भी बच्चा पैदा करने की क्षमता हो, यानी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म का जन्म करें। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। यानी उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करें और उससे बच्चे पैदा हों, लेकिन बच्चे कैसे पैदा होने चाहिए, बच्चे जो होंगे वह भी फर्टाइल होने चाहिए, यानी वह भी बच्चे पैदा करने की क्षमता रखें। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है स्पीसीज। और ये बात किसने बताई थी, अर्नस्ट मेयर ने बताई थी, कब, 1964 में। अब बात करते हैं जीनस की। ए जीनस इज ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज अलाइक इन द ब्रॉड फीचर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन बट डिफरेंट इन डिटेल। कह रहा जो जीनस है वह स्पीसीज के ग्रुप से जीनस बनेगा, जीनस के ग्रुप से फैमिली बनेंगे, फैमिली के ग्रुप से ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर से क्लास बनेगा, क्लास से फाइलम बनेगा, एनिमल में डिवीजन बनेगा प्लांट में, और उसके बाद किंगडम बन जाएगा जो कि सबसे ऊपर होता है। और किंगडम कितने होते हैं, 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एल्गी। और इन्हीं किंगडम में सभी ऑर्गेनिज्म को क्या रखा गया है, डिवाइड किया गया है। और उसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज। कुछ ऐसी होती है जिन्हें इंटरमीडिएट कैटेगरीज कहते हैं। और उसके बाद आप कहाँ आ जाएंगे, क्यूए सेशन पे आ जाते हैं। टू द hierarchy of the above 7 major categories which are obligatory, smaller subcategories may be added on for finer distinction whenever necessary. These subcategories are subspecies, varieties, subgenera, subfamily, suborder, subclass, subphylum, etc. Certain major categories may be grouped into larger subcategories such as superorder,
सुपर क्लास, द सुपर कैटेगरीज एंड सुपर कैटेगरीज आर रिफर्ड टू एज द इंटरमीडिएट कैटेगरीज। सुपर कैटेगरीज को ही कहाँ पे रिफ़र किया गया है? इंटरमीडिएट कैटेगरीज में रिफ़र किया गया है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके प्रश्न का आंसर आप दे दीजिए और यह चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि क्यूए सेशन में बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि वन नेम कंप्राइजेज ऑफ द जेनरिक नेम। पहला नाम किसको बताता है? जेनरिक नेम बताता है, और दूसरा नाम किसको बताता है? स्पीसीज को बताता है। तो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सेकंड है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड होता है? कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट पे। किस पे? कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट पे डिपेंडेंट होता है। कौन सा? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है टू आर मोर स्पीसीज ऑक्युपाइंग द सेम आर द ओवरलैपिंग एरियाज आर कॉल्ड। कह रहा है दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज ऑक्युपाइंग एक ही एरिया पे पाए जाते हैं और ओवरलैप किए हुए हैं, ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं? सिम्पेट्रिक कहा जाता है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, क्या कहलाता है? सिम्पेट्रिक कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं। फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन द। फेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंडेंट होता है? तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। किस पे? विलुप्त होने वाले ऑर्गेनिज्म के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर। फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स वाज गिवन बाय। फाइलो सिस्टम किसने दिया है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज गिवन बाय एंगलर एंड द प्रेंटल। किसने? एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था। सिस्टमा नेचुरी इज रिटन बाय। सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहेंगे कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाता है। द बॉटनिकल नेम ऑफ द सोयाबीन इज। सोयाबीन का बॉटनिकल नेम क्या है? आपको बताना है ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम होता है? ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का जो होता है वो क्या होता है? साइंटिफिक नेम हो जाता है। टेक्सोनॉमिक हियरार्ची रिफर्स टू। टेक्सोनॉमिक हियरार्ची किसको रिफर होती है? तो आप कहेंगे स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। सभी क्लासिफिकेशन में यूज होने वाले प्लांट और एनिमल के लिए इंटरमीडिएट कैटेगरीज का उपयोग किया जाता है, या स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ द ऑल कैटेगरीज इंक्लूडिंग द प्लांट एंड एनिमल। और आगे बढ़ जाते हैं। द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स इज इक्विवेलेंट विच ऑफ द हियरार्ची ऑफ द लेबल। जो उसी के लेबल का है तो उसे क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। किसमें? प्लांट में डिवीजन कहा जाता है और एनिमल में फाइलम कहा जाता है। दोनों की कैटेगरी बराबर हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड। कह रहा है कि ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें इवोल्यूशन और जेनेटिक रिलेशनशिप दोनों शामिल हों उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्लैडिस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैडिस्टिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है द हियरार्चिकल अरेंजमेंट ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज। कह रहा घटते हुए क्रम में कौन सा है? तो घटते हुए क्रम में यही होगा, किंगडम होगा, फाइलम होगा, क्लास होगा, ऑर्डर होगा, फैमिली होगा, जीनस होगा और स्पीसीज होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। द बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन्स ऑफ द 20th सेंचुरी, जिसे 20वीं सदी का डार्विन कहा गया, वो कौन सा व्यक्ति है? वो उनका नाम है अर्नस्ट मेयर। उनका नाम क्या है? अर्नस्ट मेयर है। इन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। द टर्म सिस्टमेटिक्स रिफर्स टू। टर्म सिस्टमेटिक किसको रिफर किया जाता है? तो आप कहेंगे डाइवर्सिटी ऑफ द काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर रिलेशनशिप। और इसी के साथ आज का यह प्रैक्टिस पेपर क्या होता है? कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।